आज जो है जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा नंबर को कैरी करता है। ये अप्रॉक्स 40% कैरी करता है एग्ज़ाम में मार्क्स। और ये जो चैप्टर है ये है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे। इस चैप्टर में हम लोग लाइट के फेनोमेना को पढ़ने वाले हैं। लाइट के फेनोमेना, उससे पहले कुछ हम लोग लाइट के बैकग्राउंड को समझेंगे कि लाइट आता कहाँ से है, ये है क्या। ठीक, तो सबसे पहले समझेंगे कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो सन से आता है और सन में मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मौजूद है और वो सब के सब हमारे अर्थ सरफेस पे आते हैं। पर यहाँ पे सवाल ये होता है कि लाइट में इतने सारे रेडिएशन हैं पर उसमें से सभी हम लोग को रेडिएशन विजिबल नहीं होते हैं। उसमें से सिर्फ लाइट ही है जो हम लोग को विजिबल होते हैं, बाकी कोई विजिबल नहीं होते। इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है कि हर रेडिएशन अपना अपना अलग वेवलेंथ को मेंटेन करता है। उस वेवलेंथ से हमारे अर्थ सरफेस पे आता है, जिसके वजह से हम लोग सभी रेडिएशन को नहीं देख पाते। उसमें से हम लोग जो विजिबल रेडिएशन है, विजिबल जो लाइट है जो हम लोग देखते हैं चारों तरफ, उसका वेवलेंथ अप्रॉक्स 400 nm टू 700 nm के आसपास में है। ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 50 का फर्क हो सकता है। ठीक है, पर ये रेंज के रेडिएशन को ही हम लोग विजुलाइज कर पाते हैं और बाकी इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो उस लाइट को हम लोग विजुलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये सवाल ये आता है कि ये लाइट हमारे आँख को सेंसिटाइज कर देता है, इस वजह से हम लोग पूरे अपने सराउंडिंग को देख पाते हैं, हमारे रेटिना को सेंसिटाइज कर देता है और जिसके रिजल्ट में हम लोग अपने सराउंडिंग, यही रेडिएशन है, यही रेंज का रेडिएशन है जो हमारे आंख में आता है और सेंसिटाइज करता है और जिसके रिजल्ट में हम लोग अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग्स को, अपने खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो लाइट है इसका कॉन्सेप्ट है क्या। हम लोगों का जो लाइट हम लोग जो पढ़ेंगे आगे चल के, उस पे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या साइंसदान जो है उस पे कॉन्सेप्ट रखते हैं, क्या साइंटिस्ट उस पे कॉन्सेप्ट रखते हैं। इसमें सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे वो तो न्यूटन थे। उन्होंने सबसे पहला ये बात बोला, लाइट जो है एक टाइनी पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, जो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है। ठीक है, कुछ टाइम बदलने के बाद एक डच साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्रिस्टन हाइगन। ठीक है, थोड़ा सा नाम लेने तो थोड़ा सा भूल गए थे। क्रिस्टन हाइगन जो है सबसे पहले उन्होंने बोला था कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में होता है और वो वेव वाइब्रेट करता है, जिसके रिजल्ट में हम लोग लाइट को देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हो गया। और लाइट भी प्रोपागेट करता, जब भी प्रोपागेट करेगा वो वाइब्रेट होके जाएगा, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में इस तरह से वाइब्रेट होके जाएगा, इस तरह से वाइब्रेट होके जाएगा, तो कुछ भी करेगा वो वाइब्रेट होके जाएगा वो। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट हाइगन का ये था। पर यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हो गए। पर उस वक्त में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग चूज करें। उसी वक्त इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। जब इस कॉन्सेप्ट के नजरिए से हम लोग जब लाइट को देखे तो हम लोगों ने कंसिडर किया कि लाइट को अगर स्ट्रेट लाइन मान लेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक टाइम में एक इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में हम लोग लाइट को बैंड करा देंगे, पर ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन में वैलिड नहीं होगा। तो इस वजह से जितने भी साइंटिस्ट थे उस वक्त के, उन्होंने मान लिया कि लाइट एक वेव है। ठीक है, उसके हिसाब से ये माना गया कि जो हम लोग डिफरेंट कलर जो देखते हैं
डिफरेंट जो कलर देखते हैं वो भी पार्टिकल्स के वेव वाइब्रेशन की वजह से अलग अलग देखते हैं। जैसे व्हाइट कलर को हम लोग देख रहे हैं, उनके पार्टिकल्स कुछ अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे। रेड कलर को देख रहे हैं, उनके पार्टिकल्स अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे। तो हम लोग जितने भी कलर देखते हैं वो सब के सब पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से हम लोग उसका अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर देखते हैं। ठीक है, फिर टाइम बदला, फिर 19वीं सेंचुरी में उस वक्त एक और साइंटिस्ट आया, और वो साइंटिस्ट जो है लाइट को फोटोन के शक्ल में दिया। उन्होंने बोला, प्रपोज किया कि लाइट जो है एक फोटोन का मतलब लाइट को क्वांटम में लाना स्टार्ट किया, और उसमें जो है उन्होंने बोला कि लाइट एक फोटोन है। ठीक है, एक उनके बोलने के हिसाब से था कि लाइट जो आती है हम लोग का सरफेस पे, वो डिस्कनेक्ट पैकेट में आती है, फोटोन के शक्ल में आती है। उन्होंने ये जो बोलने वाले साइंटिस्ट थे वो थे प्लंक थे, मैक्स प्लंक। ये जब कॉन्सेप्ट आया और सारे के सारे पैकेट का वेवलेंथ जो रेडिएशन सन से आ रहे हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, वो एक फोटोन के शक्ल में आ रहे हैं, और हर एक रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। उसमें लाइट भी है, वो लाइट भी फोटोन के शक्ल में आ रहा है, उसका भी वेवलेंथ डिफरेंट है। ठीक है, ये बोला गया। फिर आइंस्टाइन जो थे, ये सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट क्लियर कर दिए। उन्होंने बोला कि वो दोनों कॉन्सेप्ट को, जो न्यूटन जो रे को कॉन्सेप्ट कंसिडर किए थे, लाइट ट्रैवल करता है रे के फॉर्म रे में, और हाइगन जो बोले कि वो वेव पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो वो दोनों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। और उसमें बोले कि पार्टिकल्स, इसमें जो है प्लंक के जो लाइट इमिशन होते हैं, जो लाइट इमिट कर रहे हैं किसी भी बॉडी से, एनर्जी का फॉर्म हॉट बॉडी से जो रिलीज हो रहे हैं, उनके हिसाब से वो बोले लाइट जो है कंपोज होता है टाइनी पार्टिकल से। जैसे कि देखिए न्यूटन भी बोले थे वो टाइनी पार्टिकल्स जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि टाइनी पार्टिकल्स कंसीडर करने की वजह से, और वो भी वेव के शक्ल में भी हम लोग उसको कंसीडर कर लेते थे, टाइनी पार्टिकल्स और वेव के शक्ल में भी हम लोग कंसीडर कर लिए। तो इससे हुआ क्या कि दोनों का जो कॉन्सेप्ट हम लोग जो ले रहे थे पहले, जो अलग अलग थे, बहुत ही लंबे टाइम तक कंट्रोवर्सी चली थी इस पे, वो सॉल्व हो गई आइंस्टाइन की मदद से। और हम लोग आसानी से लाइट को स्ट्रेट पाथ में भी समझ लेते थे और वेव के फॉर्म में भी हम लोग समझ लेते थे। अब हम लोग को समझेंगे कि हम लोग उसको स्ट्रेट पाथ कब समझते हैं, लाइट को जो है स्ट्रेट पाथ कब समझते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि लाइट का जो वेवलेंथ है बहुत ही कम होता है। हम लोगों के पास वैल्यू भी है, वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में अगर हम लोग देखेंगे, उसके वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से जब हम लोग कंसीडर करेंगे, तो वो उसके सामने एक स्ट्रेट पाथ बन जाता है। और इस वजह से जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो हम लोग उसको एक स्ट्रेट पाथ पे कंसीडर कर लेते हैं, और ये हम लोग मान लेते हैं कि वो एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे प्रोपागेट कर रहा है, तो वो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है। इसका रीजन क्या होंगे, इसका रीजन क्यों हम लोग ले रहे हैं, इसका वजह यही होगा कि लाइट का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से, जिसके रिजल्ट में हम लोग उसको एक स्ट्रेट पाथ मान लेते हैं जब भी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने किसी ऑब्जेक्ट से जाके टकराता है या रिफ्लेक्ट करता है, तो उस वक्त उसके कंपेयर में वो स्ट्रेट पाथ बन जाता है। और उसी के हिसाब से हमने रे ऑफ लाइट को डिफाइन भी किया। रे ऑफ लाइट को अगर हम लोग कोई बोले इसको डिफाइन करके देखें, इसका सबसे सिंपल सा आंसर होगा प्रोपागेशन ऑफ लाइट जो होता है वही हम लोग का रे ऑफ लाइट होता है। प्रोपागेट, जिस रास्ते पर प्रोपागेट हो रहा है उसी रास्ते को हम लोग चूज कर लेते हैं रे ऑफ लाइट। पर इसका थोड़ा डिफिनेशन और अच्छा सा हम लोग देंगे। वो डिफिनेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। सो लाइट वेव कैन कंसिडर to travel one point to another along a straight line.
ज्वाइनिंग देम, जब हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो ट्रेवल करके जाता है तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। वजह क्या है कि उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है कंपेयर टू उस ऑब्जेक्ट के, जिसकी वजह से हम लोग उसको स्ट्रेट पाथ मान लेते हैं। अब देखिए वो जो पाथ होता है, जो स्ट्रेट पाथ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अब हम लोग आते हैं बीम पे। बीम किसको बोलेंगे? ये हम लोग बहुत टाइम से हम लोग जानते हैं, बंडल ऑफ रे को हम लोग बीम बोलते हैं। मल्टीपल्स रे, एक से ज्यादा रे जब एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं बीम। अब सवाल ये आता है, क्या बीम के भी टाइप होते हैं? हाँ, टाइप होते हैं। 3 टाइप के हम लोग बीम पर जानते हैं। वो बीम क्या क्या है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले टाइप में हम लोग देखेंगे, बीम को हम लोग क्या बोले? बंडल ऑफ रे जो कंसिस्ट करेगा वो हम लोगों का बीम कहलाएगा। बीम 3 टाइप के होते हैं, कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम। सबसे पहले समझिए कन्वर्जेंट बीम क्या होता है। एक बीम कहीं से भी आ रहा है, मान लेते कहीं से भी आ रहा है, और वो कहीं से आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, उस सारे के सारे बीम कहीं दूर से आ रहे हैं, पर जहां पे वो एंड होंगे, जैसे वो एंड के पॉइंट पे जा रहे हैं, जैसे ये सब के सब एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, किसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, वहां पे एक सर्कल मेड कर रहे हैं। देखिए यहां पे एक सर्कल मेड हो रहा है। वो जो सर्कल मेड हो रहा है, वो सर्कल जो बन रहा है, उनका अगर डायग्राम पे आप डायमीटर पे फोकस कीजिएगा तो देखिएगा हर पॉइंट पे वो डायमीटर का रेडियस, उसका जो डायमीटर का वैल्यू कम होते चला जा रहा है। मतलब कि हम लोग बोलेंगे कि बीम का एक ऐसा केस जिसमें डायमीटर ऑफ बीम डिक्रीज करता हो, डायमीटर ऑफ बीम डिक्रीज करता हो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रे। ठीक है, फिर समझेंगे हम लोग कन्वर्जेंट बीम किसको बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे जब रे कहीं से आ रहे हैं, रे कहीं से आ रहे हैं, और उन सभी के सभी रे जब जिस पॉइंट पे मिलने जा रहे हैं, उस पॉइंट से मिलने से पहले सारे के सारे रे एक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए इस तरह से एक सर्कल बना रहे हैं। वो सर्कल का डायमीटर कंटिन्यूअस कम होते होते एक टाइम ऐसा होगा वो 0 हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह का बीम को अगर हम लोग लेते हैं तो उस बीम को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, वैसे तो हम लोग रे को एक लाइन के जरिए दिखाते हैं और जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके ऊपर एक हेड लगाते हैं, जैसे हम लोग वेक्टर में लगाया करते थे उसी तरह यहां पे लगाते हैं। वेक्टर में एक बात याद रखिए कि हम लोग मिडिल पे लगा भी सकते थे, कहीं पे भी लगा देते थे, पर इसमें ज्यादा इसके हेड पे लगाना सही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक रे जो है जा रहे हैं, इस केस में क्या होगा, कन्वर्जेंट बीम में क्या होगा, एक रे जा रहे हैं और वो सारा का सारा बीम जब मूव कर रहे हैं तो उनके डायमीटर डिक्रीज कर रहे हैं। और ये जो है डायमीटर कैसे होगा, वो एक सर्कल बनाते जा रहे हैं आगे की तरफ, वो कंप्लीटली वो डिक्रीज करते जा रहे हैं। इस तरह का बीम को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। इसके बाद आता है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम में क्या होगा कि वो जब मूव करेंगे तो वो फैलते चले जाएंगे। उनका जो है डायमीटर 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 ऑफ, बोल सकते हैं कि डायमीटर ऑफ बीम जो है इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, वो इंक्रीज करता चला जाएगा, फैलते चले जाएंगे। ये जो है आगे की तरफ जैसे बढ़ेंगे इनका डायमीटर फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, और उसको जब बैकवर्ड की तरफ करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, तो वो एक पॉइंट से इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, पॉइंट से ऊपर फैलते जाएंगे। एक वो क्या लास्ट वाले में क्या था कि सारे के सारे बीम का जो है डायमीटर कम होते चला जा रहा था कन्वर्जेंट में,
पर डाइवर्जेंट में क्या होंगे कि वो सारे के सारे पहले जीरो पे होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो फैलते जाएंगे, फैलते फैलते उनका जो डायमीटर है वो इंक्रीज करते जाएगा, तो वो क्या होते हैं, डाइवर्जेंट बीम। इसके बाद पैरेलल बीम। पैरेलल बीम में होगा क्या कि उनके जो रास्ते में कोई भी बीम का डायमीटर डिक्रीज नहीं होगा, वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे, उनका जो है डायमीटर कांस्टेंट रहेगा और जहां तक वो जाएंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब सारे के सारे रे पैरेलल होंगे। ठीक है, सबसे पहले में कन्वर्जेंट में क्या हो रहे थे, जब सारे के सारे बीम जा रहे हैं और उनके वजह से जो सर्कल बन रहे हैं उनका डायमीटर कंटिन्यूअस कम होते जा रहा था। डाइवर्जेंट में देखिए क्या हो रहा था, डाइवर्जेंट फैलते जा रहे थे, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो फैलते जा रहे थे। पैरेलल में क्या है कि सारे के सारे रे एक दूसरे से पैरेलल थे और उन पे अगर सर्कल हम लोग बनाएंगे तो उनके डायमीटर कांस्टेंट होंगे जहां तक वो रे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अगर कोई रे किसी ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक होता है या किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल, हम उसको काउंट नहीं, उसको मिरर अभी नहीं मान रहे हैं, बस स्ट्राइक, मिरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग मान लेते हैं, मतलब कंफर्म हम लोग उसको मिरर नहीं ले रहे हैं, पर हम लोग उसको बस एक ऑब्स्टिकल के तौर पे मान रहे हैं। ठीक है, एक रे है, यहाँ पे कोई सरफेस है, कोई ऑब्स्टिकल है, एक रे जब आ रहा है उस पर स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद हम लोग जहां तक एक फेनोमेना जानते हैं लाइट का, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। पर एक बात आप याद रखिएगा कि जब वो रिफ्लेक्शन जब करता है, वो सिर्फ एक काम रिफ्लेक्शन ही नहीं करता, वो 3 काम करता है। एक सबसे पहला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लास से, रिफ्लेक्शन। दूसरा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन भी हो सकता है, ट्रांसमिशन आप लोग पढ़े, रिफ्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। पहला क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या हुआ, ट्रांसमिशन। इसको रिफ्रैक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन। तीसरा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम लोग 3 समझेंगे, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन या एब्जॉर्प्शन। 3 में से कोई एक जो है, 3 में से कोई, मतलब बोल सकते तीनों होता है। कभी भी लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल से जब स्ट्राइक करते हैं तो वो तीनों होता है, पर फर्क ये होता है कि कोई इसमें से कोई बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां से यहां आया तो लाइट इस पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट कर गया, तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अगर मान लेते हैं लाइट ट्रांसमिट कर गया तो रिफ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं। लाइट अगर एब्जॉर्ब हो गया तो हम लोग हीट बोलते हैं, जो हीट चैप्टर में पढ़ते आए हैं हम लोग। पर इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोगों के लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। बाकी सब हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन को थोड़ा समझेंगे। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट आता है, एक वॉल से या एक मिरर से जब स्ट्राइक करता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है उसी मीडियम में। देखिए, एक रे ऑफ लाइट जो है एक मीडियम में चलते आ रहा है और वो स्ट्राइक हुआ किसी सरफेस पे, किसी ऑब्स्टिकल पे, वो स्ट्राइक हो गया, उसी साइड में अगर मूव कर गया तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कुछ क्वांटिटी में एनर्जी लॉस होता है, पर जो है पर मैक्सिमम रे जो होते हैं यहाँ पे जब स्ट्राइक करते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि किस कंडीशन में, मतलब कि रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, रिफ्लेक्शन के ये भी हम लोग बात जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के हम लोग टाइप भी बना के रखे हैं। वो 2 टाइप है हम लोग, क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन
और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, रेगुलर और इरेगुलर। इसको भी जो है आप एनर्जी के फॉर्म में समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले एक हम लोग ऑप्टिकल सरफेस लिए। अब सवाल आता है ये ऑप्टिकल सरफेस क्या है। देखिए ये ऑप्टिकल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जब रे ऑफ लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो लगभग 99 से भी ज्यादा परसेंट उसके एनर्जी उसी मीडियम में मूव कर जाते हैं। जिस मीडियम में आ रहा है, जैसे ये मीडियम से आया, इस पे स्ट्राइक किया, उतना ही लाइट, मतलब का 100 में से कुछ लाइट थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है, पर 100 में से कुछ पार्ट जो है वेस्ट होने के बाद पूरा का पूरा उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। उस तरह का सरफेस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सरफेस। ठीक है। जब रेगुलर हम लोग रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, जब रे ऑफ लाइट एक सरफेस को एक, या ऐसे बोलेंगे हमको, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑप्टिकल सरफेस को स्ट्राइक किया। ठीक है, ऑप्टिकल सरफेस को स्ट्राइक किया। जब वो एक ऑप्टिकल सरफेस को स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो उसके सारे के सारे एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट हो जाते हैं उसी मीडियम में इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब एक और सवाल है कि हम लोग जो है ऑप्टिकल सरफेस जो बनाते हैं, कहीं पे भी ऑप्टिकल सरफेस देखते हैं, ये हम लोग इसको बना सकते हैं या फिर ये आर्टिफिशियली अवेलेबल होता है, या हम लोग ऑप्टिकल सरफेस का कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ऑप्टिकल सरफेस को हम लोग नेचुरल भी बना सकते हैं और हम लोग बनाते भी हैं, पर हम लोग को पता नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, हम लोग जब फ्रीजर में पानी डालते हैं, पानी डाल के उसको हम लोग एक, क्या बोलते हैं, चेंबर में रख देते हैं। ठीक है, ये नेचुरल एक फेनोमेना है। नेचुरल बोल सकते हैं कि नेचुरल जो है, नेचुरली वो क्या होता है, अपना आप को एडजस्ट करता है। वो जो बर्फ जमता है फ्रीजर में, फ्रीजर के चैम्बर में, अपना आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि उसके जो सरफेस होते हैं वो ऑप्टिकल सरफेस हो जाते हैं। इसका और अच्छा एग्जांपल देखिए, हम लोग जो मिरर बनाते हैं, मिरर हम लोग जो देख रहे हैं, आसपास में आप मिरर देखते होंगे कि ग्लास वगैरह हम लोग बनते देखते हैं। ग्लास भी ऑप्टिकल सरफेस कैसे बन जाता है? उसका जवाब है कि हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन का जो कंपाउंड्स होते हैं उसको लाकर हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करके उसको हम लोग छोड़ देते हैं। वो क्या होता है, वो नेचुरली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो ऑप्टिकल सरफेस बन जाता है। यही तो है, हम लोग समझ जाएंगे कि अब कहीं पे भी जो सरफेस बनेगा नेचुरली, ठीक है, वो ऑप्टिकल सरफेस बनेगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या वो रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोले कि ऑप्टिकल सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इस पे स्ट्राइक किया तो उसके पूरे के पूरे एनर्जी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद आता है इरेगुलर। इसमें होगा क्या, इरेगुलर हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि वो ये नहीं है, क्या बोलते हैं, वो ऑप्टिकल सरफेस नहीं है। अब एक रे ऑफ लाइट आया, इसके ऊपर स्ट्राइक किया, इसका ऊपर आया, इसका ऊपर आया, अब उसके पूरे एनर्जी हम लोग को नहीं मिलेंगे। अब क्या होंगे, कुछ पार्ट ऐसे जाएंगे, कुछ पार्ट ऐसे जाएंगे, कुछ पार्ट ऐसे जाएंगे, सब बिखर जाएंगे, कोई जो है पैरेलल नहीं रहेगा। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो प्लेन मिरर हम लोग अपने आसपास में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, प्लेन मिरर हम लोग कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसको जल्दी से। प्लेन मिरर,
इसका बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है कि हाईली पॉलिश्ड मेटल को हम लोग प्लेन मिरर बना सकते हैं। हाईली पॉलिश्ड मेटल, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हाईली पॉलिश्ड। तो फिर हम लोग जो है हाईली पॉलिश्ड मेटल का तो यूज नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? अब इसका आप अच्छे से इसका एग्जांपल आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर से आप जो है बाजार गए, बाजार से जाने के बाद एक मेटल लेकर आए। वो मेटल क्या मतलब, मेटल लेकर नहीं आए, मतलब एक नया साइकिल लेकर आए। नया साइकिल जब लेकर आते हैं तो उसके हैंडल पे अपना चेहरा बहुत अच्छे से देख पाते हैं। उसका हैंडल जो होता है दिखते कि आईना के जैसा होता है, वो चमकता हम लोग को नजर आता है। पर कुछ टाइम बाद जब उसको थोड़ा सा खरोच आ जाता है, अब उसको जितना भी पॉलिश कीजिए वो वापस पहले जैसा होने वाला नहीं है। क्या होता है, उसको जितना खरोचिएगा और खराब हो जाता है, वो हैंडल और ज्यादा खराब हुआ। तो फिर हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है, एक और प्रॉब्लम, कि वो टाइम के साथ वो रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। कोलिजन जैसे आप जानते हैं, कोलिजन का प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि मेटल्स खराब होने लगता है, और उसी तरह उसमें भी होता है कि वो मेटल्स जो है आहिस्ते आहिस्ते जो है कोलाइड होते जाते हैं, वो खराब होते जाते हैं। अब वो मिरर के कंडीशन में नहीं रहता, उसमें आप अच्छे से कुछ भी देखिए, चेहरा देखिए, पहले नजर आता था, अब उसके बाद नजर नहीं आएगा। दिक्कत यहाँ पे ये होगा कि वो अगर हम लोग सिर्फ मेटल को, प्योर मेटल को लेके मिरर बनाएंगे, तो वो एक दिन देखेंगे, दूसरा दिन गायब हो जाएगा आपका चेहरा उससे। तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। तब हम लोग प्लेन मिरर कैसे बनाएंगे? प्लेन मिरर बनाने का तरीका ये है, हम लोग उसको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, ग्लास के पीछे मेटल जो मिरर का काम करता है उसको कोटेड कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे। उसको मेटल का जो मिरर, मेटल जो आ रहा है, हम लोग जिसको मिरर बना रहे हैं, क्या करते हैं, उसके आगे हम लोग एक ग्लास को चिपका देते हैं। अब वो क्या हो जाता है, अब वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो पाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा तो हम लोग बहुत लंबे टाइम तक उस मिरर को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। प्लेन मिरर हम लोग जनरली ऐसे बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं, जो प्लेन मिरर के ऊपर ही हम लोग करवाते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर के ऊपर ही हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है, एक ऑप्टिकल सरफेस पे हम लोग करवाते हैं। ये एक तरह का लाइट का एक पहला फेनोमेना हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये अब पढ़ते आ रहे हैं। तो इस लॉ के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं कि एक जो रे आता है, एक सरफेस, ये ऑप्टिकल सरफेस, एक रे आ रहा है, वो जब रे आता है उस रे का कुछ नाम होता है। क्या नाम होता है? इंसिडेंट रे। इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। हम लोग शॉर्ट में नाम दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आप लोग जानते होंगे, इंसिडेंट रे। इसके बाद उसी मीडियम में ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और हम लोग अपने हिसाब से एक नॉर्मल हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, जो उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है। और उस नॉर्मल के रेफरेंस से एक इंसिडेंट रे के साथ एक एंगल बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, या, ठीक है। ये हम लोग काम करते हैं। ये हम लोग का बेसिक फॉर्म होता है। इसके हिसाब से हम लोग एक दो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। बना के मतलब कोई लॉ है, वो लॉ क्या है? सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी के सभी वो सेम प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, पहला कंडीशन, ये लॉ में हम लोग कंडीशन भी देख रहे हैं कि यही होना चाहिए तभी रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल ऑल आर एग्जिस्टिंग इन द सेम प्लेन, पहला नंबर। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होंगे। ये दो स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। अब हम लोग जो है ये वीडियो को ज्यादा बड़ा करना नहीं चाह रहे हैं,
पर ये वीडियो को जो है थोड़ा सा मतलब ये टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग और भी आगे टॉपिक को कवर करेंगे सर। ठीक है।